गाइस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि शुइमिंग मो के साथ किए हुए अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करता और साथ ही फेंगियान को जान से मारने के लिए वो अपने कुछ डिसाइपल्स को भेजता है और उन डिसाइपल्स को जैसे ही ये पता चलता है कि फेंगियान एक लड़की है तो वो सब उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही मो को ये सब पता चलता है तो वो वहाँ पर पहुंचकर फेंगियान को उन सभी से बचा लेता है और उन सभी डिसाइपल्स को जान से मार देता है। जिसके बाद वो जीक्यू रिवर के नीचे कई सारे टीएनटीस लगाकर पूरी जीक्यू रिवर को ही उड़ा देता है, जिसके साथ पूरा टाइहंग एंशिएंट स्कूल पानी में डूबकर तबाह हो जाता है। और मो जीक्यू पर लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है और शुइमिंग ये सब देखकर कहता है कि भले ही मेरा स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया हो पर मो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसलिए वो अपने सभी डिसाइपल्स को मो को पकड़ने का ऑर्डर देता है और सभी डिसाइपल्स बोट पर सवार होकर मो का पीछा करने लगते हैं। मो उन सभी के आगे आगे भाग रहा था। फिर जल्दी से मो फेंगियान के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर कहता है चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। शुइमिंग अपने डिसाइपल्स को मो और उसके दोस्त दोनों को ही जान से मार डालने का बोलता है पर मो उन सब से बचने के लिए फेंगियान को अपनी कमर में बिठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और साथ ही वो सोचता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा भारी हो। और फेंगियान उन लोगों को अपना करीब आता हुआ देखकर मो से कहती है प्लीज जल्दी करो वो हमारे पीछे है। पर साथ ही फेंगियान शर्माते हुए मो की इस हिम्मत को देखकर अपने मन में सोचती है मो सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा औसम हो, यहाँ पर कितना भी ज्यादा खतरा होने के बाद भी तुम जरा सा भी नहीं डरते। और पीछे से शुइमिंग चिल्लाते हुए अपने डिसाइपल से कहता है मो को मारकर इस टाइहन स्कूल के सभी डिसाइपल्स की मौत का बदला लो और जीव के ऊपर वापस लेकर आओ। और मो भी उन लोगों को अपने काफी ज्यादा पास आता हुआ देखकर फेंगियान से कहता है मुझे और ज्यादा टाइट पकड़ लो क्योंकि अब मैं और ज्यादा तेज आने वाला हूँ। जिसके बाद मो अपनी स्पीड बढ़ाकर और भी ज्यादा तेज भागने लगता है और सभी डिसाइपल्स ये देखकर शुइमिंग से कहते हैं मास्टर लगता है कि मो जीव क्यू से बिल्कुल बाहर जा चुका है। ये सुनकर शुइमिंग भी मो को पकड़ने के लिए कूद पड़ता है और ऊपर से मो को गाली देते हुए उस पर अटैक करने के लिए नीचे आता है। मो भी उसकी पावर को सेंस कर थोड़ा सा घबरा गया था और जैसे ही शुइमिंग मो पर अटैक करता है तो पानी में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनने लगती हैं और मो इस अटैक की वजह से पानी से सीधे चट्टान पर आकर गिरता है। और ये देखकर डिसाइपल्स कहते हैं मास्टर ने मो को हिट किया है, अब वो ग्राउंड पर है। पर मो वह फेंगियान से पूछता है क्या तुम ठीक हो। फेंगियान उसे बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद मो फेंगियान को उसी चट्टान पर छोड़कर आगे आकर शुइमिंग से बात करता है और उससे कहता है तुम्हारे टाइहन स्कूल ने अपना प्रॉमिस तोड़ा है तो एक जेंटलमैन को तो ऐसा ही करना था, तो आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। पर शुइमिंग मो पर चिल्लाते हुए कहता है तुमने जीक्यू रिवर को उड़ा दिया और साथ ही मेरी टाइहन स्कूल को पानी में डुबो दिया, आखिर तुम इस सब की कीमत कैसे चुकाओगे। पर मो उससे कहता है वो तुम थे जिसने अपना प्रॉमिस तोड़ा था तो तुम्हें तो ये सब सहना ही था। ये सुनकर शुइमिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मो को गाली देते हुए कहता है अपना मुंह बंद रखो, आज मैं शुइमिंग तुम्हें जान से मार डालूंगा और अपने एंशिएंट स्कूल का बदला लूंगा। जिसके बाद मो और शुइमिंग के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर डिसाइपल्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं हमारे मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस लड़के का हमारे मास्टर के हाथों से मरना उसके लिए एक ऑनर की बात है और मुझे तो ऐसा लगता है कि मास्टर इसे कुछ ही फॉर्मेशन में जान से मार डालेंगे। पर शुइमिंग मो से लड़ते हुए अपने मन में सोचता है भले ही ये लड़का 21 साल का क्यों ना हो पर फिर भी ये एक स्ट्रॉन्ग एनिमी है, अगर मैं इसके साथ अपने आप को कंपेयर करूँ तो ये मेरे जितना ही पावरफुल एक स्वॉर्ड मास्टर है। अगर जैसा मैंने कहा था ये वैसा ही करता और मेरा अप्रेंटिस बन जाता तो ये मेरे टाइहन स्कूल का ऑनर वापस लेकर आ सकता था और मुझे इसे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और मो भी फाइट करते हुए सोचता है शुइमिंग हमेशा से एक स्वॉर्ड मास्टर रहा है, अगर मैं इसी तरीके से अपने हाथों के ऊपर स्वॉर्ड क्यू का इस्तेमाल करता रहूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं फाइट बैक कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर रिस्क लेकर मेरी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर लाना ही होगा। फिर शुइमिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मो पर फाइनल अटैक करने के लिए आगे आता है और मो भी अपनी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर बुला लेता है। शुइमिंग उस तलवार को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं जिससे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जीज निकलती है। फिर हमें आगे बताते हैं कि शुइमिंग की तलवार मो की तलवार से टकराने की वजह से टूट जाती है और शुइमिंग मो की तलवार को देखकर सोचता है आखिर इस लड़के के पास ये तलवार कहाँ से आ सकती है, ये तो वही आइस ड्रैगन स्वॉर्ड है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मो के ग्रैंडपा लॉन्ग ने पूरे टाइहन स्कूल को तबाह कर दिया था और केवल शुइमिंग ही जिंदा था। और ग्रैंडपा लॉन्ग उससे कहते हैं मैंने किसी के साथ शर्त लगाई थी अगर मैं तुम्हारे टाइहन स्कूल को तबाह कर देता हूँ तो वो मुझे एक अच्छी ओल्ड वाइन की बोतल देगा। फिर फेंगियान मो से घबराते हुए कहता है आखिर तुम उस इंसान से रिलेटेड कैसे हो सकते
सकते हो जिसने टाइहान स्कूल को 10 साल पहले तबाह किया था। मो भी ये सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या टाइहान स्कूल को तबाह करना? मुझे लगता है कि वो ग्रैंडपा लॉन्ग ने किया था। फिर शुइमिंग हमें वो 10 साल पुरानी स्टोरी बताता है। असल में 10 साल पहले टाइहान स्कूल में 18 सोड सुपीरियर और 2 सोड मास्टर थे, और ये वो समय था जब टाइहान स्कूल बहुत ही ज्यादा प्रगति पे था। पर न जाने कहां से एक दिन एक सीनियर टाइहान स्कूल में आता है जो 1 घंटे से भी कम में टाइहान स्कूल के 100 डिसाइपल्स, 17 सोड सुपीरियर और 2 मास्टर्स को जान से मार देता है, और उसके हाथ में भी यही तलवार आइस ड्रैगन सोड थी। वो ये सुनकर सच में हैरान हो जाता है और सोचता है, मुझे नहीं पता था कि ग्रैंडपा लॉन्ग ने कुछ ऐसा भी बड़ा किया होगा। फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शुइमिंग से कहता है, मैं उन्हीं का डिसेंडेंट हूँ। ये सुनकर शुइमिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और मो के सामने अपने घुटनों के बल आकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए मो से कहता है, मुझे नहीं पता था कि उन सीनियर के डिसेंडेंट यहाँ पर आए हुए हैं। मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा बेवकूफ हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर मो उससे कहता है, शुइमिंग क्या तुम्हें पता है कि तुमने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ा है और तुमने हमारे साथ किस तरीके से व्यवहार किया है? तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर गलत थे। ये सुनकर शुइमिंग और भी ज्यादा डर जाता है और गिड़गड़ाते हुए मो से कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं शुइमिंग सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ बुढ़ा हूँ, पर प्लीज सीनियर से मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा। मैं शुइमिंग कभी भी ये गलती दोहराने की अपने सपने में भी नहीं सोचूंगा। पर फिर वो शुइमिंग से आगे कहता है, तुम शांत हो जाओ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अब तुम अपने डिसाइपल से कह दो कि वो हमारे लिए एक बोट को तैयार करे जिससे हम लोग यहाँ से जा सके। ये सुनकर शुइमिंग कहता है, ठीक है मैं अभी ये करवा देता हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो। फेंगजियान मो का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ ही अपने मन में सोचती है, मो आखिर तुम कौन हो? फिर सीन थोड़ी देर बाद का होता है जहाँ पर मो बोट लेकर फेंगजियान को उसमें बिठाकर वहाँ से निकलने लगता है, और वो दोनों मास्टर्स मो को वहाँ से जाता हुआ देखकर आपस में बातें करते हैं। जहाँ शुइमिंग जियांजी से बोलता है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि 10 साल बाद उन सीनियर की तलवार उनके डिसेंडेंट के पास होगी। जियांजी कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगा भी था कि कुछ सीरियस जल्द ही यहाँ पर होने वाला है। शुइमिंग ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचता है, क्या वो मास्टर अभी भी जिंदा होंगे? और अगर उन्हें ये पता चल गया कि हमने उनके डिसेंडेंट के साथ क्या किया है तो शायद जो 10 साल पहले हुआ था वो एक बार और हो सकता है। तो जियांजी भी थोड़े से घबराते हुए उनको शांत करते और कहते हैं, अब इस चीज की कंप्लेंट करना बंद करो। वैसे भी मैंने कहा है कि अब उसे इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीनियर भी कुछ करेंगे। शुइमिंग उसकी बात सुनकर कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर अब हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम फिर से हमारे टाइहान स्कूल को बनाने पर ध्यान दें। फिर सीन जीक्यू एयरपोर्ट का होता है जहाँ पर फेंगजियान के पास वो जीक्यू पल था, और वो मो का शुक्रिया करते हुए कहती है, इस टाइहान स्कूल के ट्रिप के लिए सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर मो उसकी आंखों में आंसू देखकर उससे कहता है, आखिर तुम क्यों रो रही हो? अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो। तो शुइमिंग अजीब सा मुंह बनाते हुए उससे कहती है, मैं नहीं रो रही। जिसके बाद शुइमिंग मो से आगे पूछती है कि हम लोग कभी फिर मिलेंगे? तो मो थोड़ा सा सोचने के बाद उससे कहता है, शायद हम जरूर मिलेंगे। और साथ ही मो अपने मन में सोचता है, हुआ के अंदर ये सब संभालने के बाद मुझे यंग यंग भी जाना होगा। और फेंगजियान थोड़ा सा शर्माते हुए जल्दी से मो के पास आकर उसकी चिक पर किस कर लेती है, और मो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिसके बाद फेंगजियान वहाँ से भागते हुए मो से कहती है, अगर कभी भी तुम्हें यंग यंग आने का मौका मिले तो मेरे साथ घूमने जरूर चलना। जो बोलकर फेंगजियान वहाँ से चली जाती है और मो भी उसको देखकर थोड़ा सा शर्माने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक कैफे का होता है जहाँ पर दो दोस्त बैठकर चिल कर रहे थे, जहाँ पर एक लड़का अपने दोस्त को अपने फोन में आई हुई एक पोस्ट के बारे में दिखाता है और कहता है, जरा ये देखो, हुआ की मिलिट्री वेबसाइट पर एक न्यू पोस्ट डली है जहाँ पर उन लोगों ने लिखा है कि 3 मेंशन मास्टर्स मिलकर साउथ मेंशन को चैलेंज करने वाले हैं। जिसके बाद सीन हुआ के सभी मर्चेंट्स की एक मीटिंग का होता है, जहाँ इस मीटिंग में हुआ के जितने भी बड़े लोग हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं, और बाइजोंग उन लोगों को समझाते हुए बताता है, अब लगभग सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं बोलना चालू करता हूँ। अभी हम लोगों को ये पता नहीं है कि आखिर मिस्टर मो कहाँ पर है, पर 3 मेंशन जरूर मो के खिलाफ कोई न कोई एक्शन लेने वाले हैं, और मुझे पता चला है कि 3 दिन बाद वो लोग साउथ मेंशन पर हमला करने वाले हैं। तो क्या तुम लोगों के पास कोई सजेशन है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक आदमी थोड़ा सा घबराया हुआ बाइजोंग से बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ही मो को इसके बारे में पता चला होगा कि वो लोग उस पर हमला करने वाले हैं, इसलिए वो जल्दी से यहाँ से भाग गया। और वैसे भी हम लोग केवल व्यापारी हैं, तो हम लोग फाइट नहीं कर सकते, और हम लोगों को इस चीज की परवाह करने की भी क्या जरूरत है। उसकी ये बात सुनकर टाइजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पर बैठे और कुछ न करें? तो एक दूसरा आदमी टाइजन पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते कि मो हम लोगों को यहाँ पर अकेला छोड़कर भाग चुका है, और वैसे भी वो लोग साउथ मेंशन से लड़ने वाले हैं। अगर लॉजिस्टिक सिटी उसमें कुछ भी नहीं करती है तब भी हमारा बिजनेस ऐसा ही रहेगा। पर उसकी इस बात पर टाइजन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गन निकाल कर उसे शूट कर देता है। और फिर टाइजन गुस्से भरी नजरों के साथ उन सभी से बोलता है, तुम ये सब मत भूलो कि आखिर तुम इतनी ऊपर कैसे आए हो। जब तुम सब मुसीबत में थे तो तुम्हारा साथ कौन
करने दिया था और अब तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका है, तो तुम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी मदद किसने की थी। सभी टाइजिंग की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग बाइजोंग से पूछते हैं कि आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। बाइजोंग उन लोगों से कहता है कि मैं टाइजिंग की बातों से सहमत हूँ, भले ही हम लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, पर फिर भी हम लोग मो के लिए खड़े रहेंगे। अब ये समय है हमारा मिस्टर मो को पे बैक करने का। जिसके बाद सीन मो की विला का आ जाता है, जहाँ पर मो अपने विला पर पहुंच चुका था और वो अपने सामने जुयांग को बहुत ही ज्यादा रश में देखता है और मो उसको आवाज देते हुए पूछता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जुयांग मो को वहाँ पर देखकर खुश हो जाता है और कहता है मास्टर आप वापस आ गए। जिसके बाद जुयांग मो को बताना चालू करता है और कहता है आपको यहाँ से गए हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और 3 अलग मेंशंस एक साथ मिलकर साउथ मेंशन को चैलेंज करने वाले हैं, जिसमें पेयर मेंशन के मास्टर और साउथ मेंशन के मास्टर भी शामिल हैं। आप उन सबके ओनर हैं और आपके यहाँ पर न होने की वजह से उन्हें जैक शेंग पर एक वीक पॉइंट मिल गया। मो भी ये सुनकर थोड़ी सी टेंशन में आ जाता है और जुयन आगे बताता है आपके जाने के थोड़ी दिनों बाद ही मास्टर जाओ मैन ने मुझसे पूछा था कि आप कब तक आएंगे, साउथ मेंशन आपकी लीड के लिए वेट कर रहा है। और मो जुयान की पूरी बातें सुनकर अपने मन में सोचता है यहाँ पर ये 3 मेंशन इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, पर जियांगशेंग रिवर पर जाओ शेन और जुयू से फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ये सच में बहुत ही ज्यादा अर्जेंट सिचुएशन है, इसलिए अभी मुझे सिल्वर ओर का इस्तेमाल करके मेरी आइस ड्रैगन सोर्ड की लेवल अप करनी होगी और साथ ही मुझे भी ब्रेक थ्रू करना होगा और उसी के बाद ही मैं एक साथ उन दोनों से फाइट कर सकता हूँ। फिर वो सिल्वर ओर को एक रूम में लाकर जुयान से बोलता है अभी से मैं अपने आप को कुछ दिनों के लिए इस रूम के अंदर बंद करने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर से देखो कि कोई भी आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। जुयांग उससे बोलता है ठीक है मास्टर, मैं बाहर आपके ऑर्डर का वेट करूंगा। फिर मो को रेगुलर कल्टीवेट करते हुए 3 दिन हो जाते हैं और उसकी मेंशन के अंदर की निकलती हुई एनर्जी का कलर भी चेंज हो जाता है। जुयांग मो को कल्टीवेट करता हुआ देखकर सोचता है मुझे पता है कि मास्टर अपने ब्रेक थ्रू की बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं और वहाँ दूसरी तरफ वो 3 मेंशन के मास्टर कभी भी साउथ मेंशन पर हमला कर सकते हैं, आखिर मैं क्या करूँ। जुयांग ये सब सोच ही रहा था तभी मो के रूम का गेट ब्लास्ट होता है और धुएं में से मो बाहर निकल कर आता है और मो के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी ओवरफ्लो हो रही थी। जुयान ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मो को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है मास्टर आखिरकार आपने ब्रेक थ्रू कर लिया। और मो भी जुयांग से कहता है अब चलो चलते हैं, 3 मेंशंस का सामना करने का समय आ गया है। जिसके बाद सी शिफ्ट होकर साउथ मेंशन पर आ जाता है जहाँ वैंगशेंग और जुयू उसके गेट को ब्लास्ट कर देते हैं और फिर अपने आदमियों के साथ अंदर आने लगते हैं। तभी जाओमिंग उन दोनों के सामने आ जाता है और उन दोनों का रास्ता रोक कर उससे कहता है मेरा नाम जाओमिंग है और मैं मिस्टर मो का सर्वेंट हूँ और मैं तुम दोनों को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। जुयू हंसते हुए जाओमिंग से कहता है अब ये नाटक करना बंद करो, यहाँ पर हुआ का बच्चा बच्चा जानता है कि आखिर हम लोग साउथ मेंशन में क्यों आए हैं। फिर वैंगशेंग भी हंसते हुए जाओमिंग से कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा होशियार हो, वैसे भी मो ये सब छोड़कर यहाँ से भाग चुका है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम साउथ मेंशन की सील हम लोगों को दे दो। मैं भी ये बात समझता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर ऐसे ही बिना वजह नहीं मरना चाहोगे। ये सुनकर जाओमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों से कहता है तुम लोग ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी मत करना, मैं जाओमिंग यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर वैंगशेंग उसे बीच में से ही टोकते हुए कहता है अब ये सब करना बंद करो, मो यहाँ पर नहीं है तो आखिर तुम ये लॉयल्टी किसको दिखा रहे हो और क्या बस तुम उस डरपोक मो की वजह से साउथ मेंशन के डिसाइपल्स को मरता हुआ देखना चाहते हो। जाओमिंग उन दोनों की बातें सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और जुयू आगे बढ़कर जाओमिंग से कहता है अब जल्दी करो और साउथ मेंशन की सील मुझे दे दो, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। जाओमिंग अंदर से बहुत ज्यादा घबरा चुका था पर फिर भी वो अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता और तभी साउथ मेंशन के बाहर का सीन होता है जहाँ पर कई सारी कार आकर रुकती है। बाहर खड़े हुए सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं और सोचते हैं आखिर यहाँ पर इतनी सारी कार्स क्या कर रही है। और फिर उन कार्स और बसों में से बाइजोंग, टाइजन और कई सारे मर्चेंट्स निकल कर आते हैं और टाइजन उन लोगों से कहता है अगर तुम लोगों ने साउथ मेंशन के ऊपर हाथ भी डाला तो हम लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। जुयू और वैंगशेंग ये देखकर हंसने लगते हैं और साथ ही अपने मन में सोचते हैं इसका मतलब वो डरपोक मो सच में यहाँ से जा चुका है, इसलिए ये सभी यहाँ पर उसको सपोर्ट दिखाने के लिए आए हैं। फिर जुयू बाहर निकलकर बाइजोंग से कहता है हमारे 3 मेंशंस के सभी डिसाइपल्स प्रोफेशनली ट्रेंड हैं और तुम लोग सब मर्चेंट्स हो, आखिर तुम लोग हमारा क्या कर लोगे। पर तभी वहाँ पर 2 और कार्स आकर रुकती हैं जिनमें से ली जियांग और क्यूहान आकर निकलते हैं और वो दोनों ही एक साथ कहते हैं हम दोनों भी तुम्हें चैलेंज करते हैं। देखा गाइस, इसलिए लोग कहते हैं कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गर्ल्स। और वैंगशेंग भी ये देखकर हैरान होता है और कहता है ये तो दोनों ही मो की वो गर्लफ्रेंड्स हैं जिनके बारे में अफवाहें उड़ती हैं, क्या ये दोनों औरतें भी यहाँ पर मो के लिए मार्शल आर्ट डिसाइपल्स को यहाँ पर चैलेंज करना चाहती है। तो जुयू ये देखकर कहता है ठीक है, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो 3 मेंशंस तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर देते हैं। बाइजोंग और टाइजन भी ये देखकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं
और ज़ूयू अपने सभी डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है और कहता है सब लोगों को मार डालो, कोई भी यहाँ से बच के ना जाने पाए। टाइजेंग भी ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सभी लोगों से कहता है लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी किसी की आवाज आती है और वो कहता है रुक जाओ। सभी लोग ये आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मो उन लोगों से आगे कहता है बाइजोंग और ज़ूयू, यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको इस फाइट से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, तो क्यों न हम लोग यहाँ पर दूसरे तरीके को इस्तेमाल करते हैं। साउथ रिवर ब्रिज पर बस एक फाइट, तुम दोनों और मैं अकेला, चलो आ जाओ। वो दोनों ही ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने मन में सोचते हैं हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पर मो का सपोर्ट करने के लिए इतने सारे लोग आ जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू फाइट करते तो शायद हम लोग यहाँ पर हार सकते थे, पर अब अगर हम दोनों मिलकर यहाँ पर मो से लड़ेंगे तो डेफिनेटली हम लोग आसानी से जीत सकते हैं। क्यूहान भी मो की बात सुनकर अपने मन में सोचती है अगर मो अकेला इन दोनों मास्टर से लड़ेगा तो मुझे लगता है कि मो शायद यहाँ पर हार सकता है। और बाइजोंग मो को वहाँ पर देखकर अपने मन में सोचता है मिस्टर मो, मुझे पता था कि आप कभी भी हम लोगों को छोड़कर ऐसे ही नहीं भाग सकते। और टाइजन अपने साथियों से बोलता है अगर मिस्टर मो यहाँ पर अकेले ही लड़ना चाहते हैं तो हम लोगों को थ्री मेंशंस के डिसाइपल से सावधान रहना होगा। अगर यहाँ पर मिस्टर मो को कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली लड़ने वाले हैं। और ज़ूयू हंसते हुए मो से कहता है हम दोनों तुम्हारा साउथ ब्रिज पर वेट करेंगे, हम लोग एक दूसरे से जल्दी ही मिलने वाले हैं। जिसके बाद सीन साउथ रिवर के ब्रिज पर आ जाता है जहाँ पर सभी लोगों को अनाउंस कर बताते हैं कि कृपया सभी लोग इस चीज पर ध्यान दीजिए, ये ब्रिज कुछ समय बाद फाइटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए जो भी ब्रिज के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी उसे खाली कर दें। और यहाँ पर पुलिस भी ब्रिज को खाली करवाने में मदद करती है और ब्रिज के सील होने की वजह से उसके आसपास खड़े हुए सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दूसरा आदमी उसे बताता है कि मैंने सुना है दो मेंशन के मास्टर यहाँ पर किसी मुंह से लड़ने वाले हैं, इसलिए पुलिस यहाँ पर ट्रैफिक को खाली करवाने में मदद कर रही है। पर तभी वहाँ से गुजर रही चैन उन लोगों की बातें सुन लेती है, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही अपने मन में सोचती है ये नामुमकिन है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया, आखिर वो अकेला उन लोगों से कैसे लड़ सकता है, मुझे आगे जाकर ये सब चेक करना होगा। जिसके बाद चैन सभी लोगों को धक्का देते हुए भीड़ में से आगे निकलने की कोशिश करने लगती है और सभी लोगों से कहती है कि प्लीज मेरा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे कहते हैं कि प्लीज हम लोगों को धक्का देना बंद करो। पर चैन सभी लोगों को धक्का देते हुए आगे आ जाती है और वो वहाँ पर देखती है कि सभी लोग ब्रिज के ऊपर देख रहे हैं और वो सभी ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं वो दोनों मेंशन मास्टर्स ब्रिज के ऊपर हैं और साथ ही मुंह भी उसी ब्रिज के ऊपर है। चैन मुंह को ऊपर देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और अपने मन में सोचती है मुझे कोई न कोई रास्ता निकाल कर उससे बात करनी होगी जिससे वो ये सब खत्म कर सके। पर तभी अचानक चैनवा को एक धक्का लगता है और वो चिल्लाने लगती है और हमें साइड में लीचा को दिखाते हैं जो सभी लोगों को धक्का देते हुए कहता है जो लोग ये फाइट को देख रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। और लीचा यहाँ पर मार्शल आर्ट एसोसिएशन के लीडर डाओ डा यांग के साथ था और लीचा उनका एक डिसाइपल है। और तभी भीड़ को चीरते हुए काली कार वहाँ पर पहुँच जाती है और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जिसके लिए लीडर खुद आगे आकर सभी लोगों को साइड में कर रहे हैं। फिर उस कार के अंदर से एक आदमी निकलता है और सभी लोग उसको देखकर कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे कभी पहले टीवी पर देखा है। इस आदमी का नाम लू गाओ पांग है। असल में गाओ पांग हुहा के बोर्डिंग एरिया का एम्बेसडर है। वहाँ पर खड़े हुए ज्यादातर लोग उसे देखकर पहचान लेते हैं और उसे मक्खन लगाने के लिए आगे आने लगते हैं और उसकी तारीफें करना चालू कर देते हैं। और देखते ही देखते ज्यादातर लोग गाओ पांग को घेर लेते हैं। ये देखकर एक आदमी गुस्से में अपने मन में सोचता है ये लोग सच में कितने ज्यादा कमीने हैं, आखिर देखो तो इन लोगों को किस तरीके से उसे मक्खन लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर डाओ यांग गाओ पांग से बोलता है आखिर आप खुद से यहाँ पर क्यों आ गए, हमारे मार्शल आर्ट गैदरिंग को तो आपकी तरफ से कोई भी नोटिस रिसीव नहीं हुआ। गाओ पांग हंसते हुए उससे बोलता है हुहा प्रोविंस में ऐसा कुछ बड़ा 100 सालों के बाद हो रहा है तो मुझे तो ये सब देखने आना ही था। यहाँ का एम्बेसडर होने के नाते आखिर मैं इस चीज पे ध्यान क्यों ना देता। और क्या प्रेसिडेंट तुम भी यहाँ पर इस बिग फाइट को देखने नहीं आए। डाओ यांग उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है पर तभी गाओ यांग उससे पूछता है इस फाइट के शुरू होने से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर यहाँ पर कौन जीतने वाला है। डाओ यांग थोड़ा सा सोचने के बाद गाओ पांग से बोलता है सीनियर मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाऊं तो, पर मुझे ऐसा लगता है कि लॉक्शी सिटी का मुंह डेफिनेटली यहाँ पर हारने वाला है। ये सुनकर गाओ पांग उससे कहता है मुझे आगे बताओ। तो डाओ यांग उसे आगे बताना चालू करता है और सबसे पहले ज़ूयू के बारे में बताता है। ज़ूयू ने 30 साल की उम्र में ही नॉर्थ मेंशन को ज्वाइन कर लिया था और बस कुछ ही समय में वो नॉर्थ मेंशन का किंग बन गया और उसने अकेले ही नॉर्थ सिटी को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। और अगर यहाँ पर वैक्शेंग की बात की जाए तो वैक्शेंग के फादर के पास 2 मेंशंस थे जिसे वो भी हुआ के 2 मेंशंस का मास्टर बन चुका है। वैक्शेंग अपनी 28 साल की उम्र में ही दोनों मेंशंस का हायर बन चुका था, पर जैसे ही वो दोनों मेंशंस का मास्टर बना तो उसने दोनों मेंशंस के 10 मास्टर्स को अकेले ही हरा दिया था। वैक्शेंग और ज़ूयू दोनों ही बहुत ही ज्यादा फेमस मार्शल आर्टिस्ट है और 10 साल से भी ज्यादा से हुआ में ऐसा कोई भी नहीं है जो इन दोनों मास्टर्स के करीब भी आ सके।
पर यहाँ पर केवल ताकत की बात नहीं है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा होशियार है और इन दोनों का IQ भी बहुत ज्यादा है। गाओ पांग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और फिर आगे डाओ यांग से मो के बारे में पूछता है। तो डाओ यांग मो के बारे में बताता है और कहता है, देखा जाए तो मो सच में हु हा का एक रेयर जीनियस है, पर साथ ही वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। पर अगर वो ऐसे ही 10-20 सालों तक और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करता तो शायद मैं कह सकता था कि उसके पास इन दोनों के सामने खड़े रहने का कोई चांस है। पर यहाँ पर केवल उसके निकलने का एक ही रास्ता है कि वो यहाँ से मरकर निकले। सभी लोग डाओ यांग की बात सुनकर कहते हैं, प्रेसिडेंट का एनालिसिस बिल्कुल सही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर हारने वाला है। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि वो इतने यंग एज में मारा जाएगा। चैनवा ये सुनकर टेंशन में आ जाती है और अपने मन में सोचती है, मुझे कैसे भी कर मो से बात करनी होगी, मैं यहाँ पर उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकती। पर तभी माइक में अनाउंस होता है और सभी लोगों को बताया जाता है कि फाइट अब स्टार्ट होने वाली है। इसलिए सभी लोगों को अनाउंस कर बताया जाता है कि सभी ब्रिज से दूर हो जाएं और अपना अपना ध्यान रखें, किसी के साथ भी धक्का मुक्की ना करें, हम सभी को ये फाइट आराम से देखनी है। और ब्रिज के ऊपर मो भी इस फाइट को स्टार्ट करने के लिए अपनी सोर्ड को निकालने लगता है और वैंग शेंग मो को धमकाते हुए कहता है, ये ब्रिज आज तुम्हारी कब्र बनने वाली है। जिसके बाद ज़ुयु भी मो से कहता है, आखिर तुम इतने सारे लोगों के सामने अपने आप को बेइज्जत क्यों करना चाहते हो। पर मो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन दोनों से कहता है, मैं मो आज तुम दोनों के मेंशंस को पूरी तरह से तबाह करने वाला हूँ। जिसके बाद उन तीनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा स्पीड में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। और ब्रिज के नीचे से देख रहे सभी लोग ये देखकर कहते हैं, वो तो सच में उन दोनों मास्टर्स के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को भी होल्ड बैक कर पा रहा है। गाओ यान और डाओ पांग भी ये देखकर थोड़े से हैरान थे और ब्रिज पर मो को उन दोनों को हैंडल करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। वो दोनों ही अलग अलग तरफ से मो पर अटैक करने के लिए आते हैं, पर मो हर बार उनके अटैक से बच जाता है। और वो दोनों ही मो की इस स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं, मुझे लगता है कि इसकी स्पीड अचानक से और ज्यादा बढ़ चुकी है। पर फिर मो अपने फाइनल अटैक के लिए अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स को रिलीज करने लगता है। वो दोनों भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो ऑडियंस जो इस फाइट को देख रही थी वो कहती है, मो की तलवार बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। और चैनवा भी साफ साफ ये नहीं देख पा रही थी कि आखिर ब्रिज पर क्या हो रहा है। पर डाओ यांग ये देखकर समझ जाता है कि मो कुछ न कुछ खतरनाक करने वाला है, इसलिए वो गाओ पांग से कहता है कि प्लीज आप मेरे साथ चलिए। पर गाओ पांग को समझ में नहीं आता कि आखिर डाओ यांग ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर मो जैसे ही अपनी फाइनल अटैक को करता है, उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो पूरे साउथ रिवर के ब्रिज के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वो पूरा का पूरा ब्रिज टूटकर पानी में गिरने लगता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। वो पूरा का पूरा ब्रिज टूटकर पानी में गिर जाता है और डाओ यांग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है, आखिर हुआ का मार्शल वर्ल्ड इस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। चैनवा ये सब देखकर अपने मन में सोचती है, क्या वो जीत गया। और पीछे से एक आदमी चैनवा को चिल्लाते हुए कहता है, छोटी सी लड़की, आखिर तुम अभी भी यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो, जल्दी से यहाँ से भागो। और कुछ ही समय में वो 10,000 लोग जो इस फाइट को देख रहे थे, वो जल्दी से इस फाइट को देखने के लिए एक ऊंची सी जगह पे पहुंच जाते हैं और वो अपने सामने टूटे हुए ब्रिज के पीसेस को देखते हैं जो यहाँ पर मो के अटैक से हुए थे। और टूटे हुए ब्रिज को देखकर उन लोगों को ऐसा लगता है, क्या वो दोनों मास्टर्स मो के अटैक की वजह से अभी भी जिंदा हो सकते हैं। पर तभी पानी में से बुलबुले निकलते हैं और वो दोनों मास्टर्स पानी के अंदर से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं, वो दोनों मास्टर्स अभी भी जिंदा है। ज़ुयु पानी में से निकलकर मो को गाली देता है और उससे कहता है, मो आज अगर मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा तो ये नॉर्थ मेंशन की रिपुटेशन के लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। और मो हंसते हुए उससे कहता है, बकवास करना बंद करो, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो आ जाओ। पर वैंग शेंग अभी भी पानी में से निकलकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था और वो खड़ा होकर ज़ुयु से कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ज़ुयु उसकी बात सुनकर उसको हाँ में इशारा करता है, जिसके बाद वो दोनों एक पिल खा लेते हैं। मो ये देखकर हैरान होता है और सोचता है कि आखिर उन लोगों ने अभी अभी क्या खाया। और हमें सामने की तरफ दिखाते हैं कि उन दोनों की पावर्स ओवरफ्लो होने लगती हैं और वो दोनों ही चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ आते हैं और मो पर अटैक करते हुए कहते हैं, मो आज तुम जरूर यहाँ पर मरने वाले हो। मो उन दोनों के पावर और को चेंज होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है, मुझे लगता है कि अभी अभी इन दोनों ने जो मेडिसिन खाई है उसकी वजह से इन दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। पर डाओ यांग को ये देखकर गुस्सा आता है और वो बोलता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा शर्म की बात है, मुझे तो ऐसा लगा था कि इस बार ये सच में मारा जाएगा। और वहाँ खड़ी ऑडियंस भी ये देखकर आपस में बातें करती है और जज करते हुए बोलती है, वो दोनों मास्टर्स अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो दोनों अपना बेस्ट दे रहे हैं। और मो लगातार पीछे जाता जा रहा है, अब उसके पास अटैक करने का कोई भी चांस नहीं है। अब लगता है कि मो सच में यहाँ पर मारा जाने वाला है। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर चैनवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चैनवा रोते हुए चिल्लाकर मो से कहती है, मो तुम यहाँ पर नहीं मर सकते। जिसके बाद वो दोनों ही अपने फाइनल अटैक के लिए एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर मो पर अटैक करते हैं, जिससे पानी में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनने लगती हैं और उस ब्रिज के टुकड़े
टुकड़े हो जाते हैं। इस ब्लास्ट को देखकर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अब मो यहाँ पर मारा जा चुका है। पर जैसे ही धुआं छटता है तो सभी लोगों को मो का हाथ दिखता है और मो ने अपनी फुल पावर्स को रिलीज कर दिया था। और सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मो अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है। पर चैनवा को ये देखकर खुशी होती है कि मो अभी तक नहीं मरा था। और जुयू भी इस तरीके से मो को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर पसीना पसीना हो जाता है और कहता है आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। इस शॉर्ट फॉर्मेशन की वजह से तो पूरा का पूरा ब्रिज तबाह हो गया। वेक्शेंग भी कपकपाते हुए जुयू से कहता है मो डेफिनेटली एक मॉन्स्टर है, कोई भी इंसान इस तरीके से फॉर्मेशन के बीच में जिंदा नहीं रह सकता। पर मो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन दोनों से कहता है अब अटैक करने की मेरी बारी है। और जुयू मो को देखकर वेक्शेंग से कहता है अब घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो एक साथ हारते हैं। जिसके बाद मो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक फाइनल अटैक करता है और वो दोनों ही ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और हमें दिखाते हैं कि मो की फाइनल अटैक की वजह से पानी दो भागों में कट जाता है। डाओयांग ये देखकर चिल्लाते हुए गाओपांग से कहता है जरा आप नीचे पानी की तरफ देखिए। गाओपांग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर मो पानी को बीच में से कैसे काट सकता है। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग पावर है। इसके एक स्लैश ने ब्रिज को तोड़ दिया और इसके दूसरे स्लैश ने पूरी रिवर को ही तबाह कर दिया। आखिर ये कौन सी लेवल की ताकत है। मो आखिर तुम कौन हो। को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और लड़कियां तो मो की दीवानी हो जाती हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं मो आज से तुम हमारे आइडल हो, लॉन्गशी सिटी की हीरो, क्या तुम हमें ऑटोग्राफ दे सकते हो। चैनवा भी लोगों का ये प्यार मो के लिए देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ ही अपने मन में सोचती है मैं इसे केवल कुछ ही महीने पहले मिली थी और आज ये पूरी दुनिया का हीरो है जिसने मेंशन मास्टर्स को भी तबाह कर दिया। पर चैनवा अपने बारे में सोचकर उदास हो जाती है क्योंकि मैं तो एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ जो केवल केक्स बेचती है और अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब हो जाने के बाद मैं इसके लायक हूँ। जो सोचकर चैनवा जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि मो उससे बहुत आगे जा चुका है और अब वो उसके लायक नहीं रही। मो अपनी फाइट खत्म करने के बाद फिर से ग्राउंड पर आ जाता है और तभी गाओपांग मो के सामने आकर उसकी तारीफ करना चालू करता है और कहता है मिस्टर मो ये फाइट तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। अगर आपके पास समय हो तो क्या आप मेरे साथ एक कप टी पीने चल सकते हैं। पर मो तो गाओपांग को देखते हुए सोचता है कि आखिर ये कौन है। पर तभी आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर आ रहे थे। लोग हेलीकॉप्टर्स को देखकर सोचते हैं कि अब आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये हेलीकॉप्टर्स यंग मिलिट्री के हैं। फिर हेलीकॉप्टर से मुलेन उतर कर मो से कहती है डायरेक्टर सन आपको होटल में वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेने आई हूँ। गाओपांग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है क्या यंग मिलिट्री ने लोगों को यहाँ पर मो को लेने के लिए भेजा है। मो मुलान से बोलता है ठीक है, वैसे भी मैं उनसे बात करना चाहता था, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर मो गाओपांग को वहीं पर छोड़कर मुलेन के साथ वहाँ से जाने लगता है और मुलेन ब्रिज की तरफ इशारा करते हुए मो से पूछती है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। तो मो उसे बताता है कुछ नहीं, बस वहाँ पर एक छोटी सी फाइट हुई थी। और मो के गाओपांग को जरा सा भी भाव न देने की वजह से गाओपांग सोचता है इसको तो मेरी जरा से भी परवाह नहीं है। और साथ ही गाओपांग मो को देखकर बोलता है मैं इसको किसी दिन डिनर पर इनवाइट जरूर करूंगा। जिसके बाद सीन उसी शाम का होता है जहाँ पर मुलेन मो को होटल में लेकर आ गई थी और साथ ही मुलेन मो को बताती है लास्ट टाइम तुम्हारी बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को इस्तेमाल करने की वजह से हमारे सभी वॉरियर्स की फिजिकल फिटनेस पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और उसका उनके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि तुम हमारे लिए और भी ज्यादा बॉडी रिफाइनिंग पिल्स रिफाइन कर सको। मो उसकी बात सुनकर कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए मास प्रोडक्शन करूं। पर मुलेन मो की इस बात का जवाब नहीं देती और उससे कहती है मैं इसके आगे तुमसे कुछ नहीं कह सकती, डायरेक्टर सन तुमसे इस बारे में बात करने के लिए वेट कर रहे हैं। जिसके बाद वो मो को अंदर ले जाती है जहाँ टाओजेंग उनके चीफ को मो के बारे में बात बता रहा था और मो उसे इस तरीके से अपनी बातें करते हुए सुनकर बोलता है आखिर ये टाओजेंग यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं इस बार यहाँ पर ठीक से बात नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मो टाओजेंग से बोलता है अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कहना है तो मेरे मुंह पर कहो, प्लीज इस तरीके से मेरे पीठ पीछे बात करना बंद करो। टाओजेंग अचानक से मो को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैं तो बस डायरेक्टर सन से तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि तुम इतनी ज्यादा छोटी उम्र में भी काफी ज्यादा अच्छे डॉक्टर हो। डायरेक्टर सन भी हंसते हुए कहते हैं तुम इतना ज्यादा मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है, चलो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। डायरेक्टर सन का पूरा नाम सन सुआऊ है और ये यंग मिलिट्री के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। तो मो थोड़ा सा घबराया हुआ कहता है ठीक है। ये सुनकर टाइजेंग कहता है अगर ऐसा है तो प्लीज जाओक्विन को बचा लो। मो जाओक्विन का सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और सोचता है कि अब आखिर उसे क्या हो गया। जाओक्विन का सुनकर डॉक्टर सन मो को बताते हैं असल में ये केस कुछ दिन पहले का था। असल में जाओक्विन को एक गन शॉट लगा था
और उसका ऑपरेशन मैंने खुद किया था, पर वो गन शॉट उसके हार्ट के बहुत ज्यादा करीब था, इसलिए अब सर्जरी के बाद वो आगे सोल्जर बनकर नहीं रह सकता। ये बात सुनकर जाओ क्विन के लिए मुंह सोचता है। ये बात तो जाओ क्विन के लिए मौत से भी ज्यादा बदतर है। और तभी टाओ ज़ेंग मो के कंधे पर हाथ मारकर उसको इंकरेज करते हुए बोलता है, मैं भी एक वॉरियर हूँ और मैं इस चीज को पूरी तरह समझता हूँ कि उसे कैसा फील हो रहा होगा। मिस्टर मो, मुझे पता है कि तुम्हारी मेडिसिन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और ऊपर से जाओ फैमिली के साथ तुम्हारी एक अच्छी फ्रेंडशिप है, तो प्लीज उसकी मदद करो। जिसके बाद मो टाओ ज़ेंग से बोलता है कि मुझे जाओ क्वीन से मिलना है। जिसके बाद मो डायरेक्टर सन और टाओ गैंग के साथ वहाँ पर जाने लगता है, पर मू लैन को ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है और टाओ गैंग को देखकर ये बात साफ समझ में आती है कि उसके दिमाग में मो के खिलाफ कोई खिचड़ी पक रही है और साथ ही वो अपने मन में सोचता है, मो अब तुम मुसीबत में आने वाले हो। जिसके बाद टाओ गैंग मो को उस हॉस्पिटल में ले आता है जिसमें जाओ क्विन स्टे कर रहा था। टाओ ज़ेंग वहाँ पर आते ही ग्रैंडपा जू से बोलता है, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ग्रैंडपा जाओ डायरेक्टर सन को वहाँ पर देखकर कहते हैं, डायरेक्टर सन क्या आप जाओ क्विन का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं? पर डायरेक्टर सन उसे मना करते हुए कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं यहाँ पर जाओ क्विन की सर्जरी नहीं कर सकता, पर मैं यहाँ पर किसी को लेकर आया हूँ जो जरूर आपकी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद जाओ क्विन के रूम में मो भी आ जाता है और वो दोनों ही मो को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, पर मो उन दोनों को ही शांत होने का इशारा करता है क्योंकि वो दोनों ही हॉस्पिटल में थे। जिसके बाद मो जाओ क्विन के पास बैठकर उसकी सिचुएशन चेक करने लगता है और जाओ क्विन से बोलता है कि जाओ क्विन, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं रहने देने वाला। और पीछे खड़ा हुआ जाओ टियानजू ये सुनकर कहता है, हाँ हम सबको आप पर यकीन है। पर ग्रैंडपा जाओ थोड़े से टेंशन में होते हैं और वो मो से कहते हैं, मिस्टर मो ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर यकीन नहीं है, पर ये सच में बहुत ही ज्यादा रिस्की है, अगर आप यहाँ पर फेल हो गए तो मुझे डर है कि जाओ को इनको कुछ भी हो सकता है। पर मो ग्रैंडपा जाओ को दिलासा देते हुए कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि सर्जरी सक्सेसफुल होगी। जिसके बाद डायरेक्टर सन भी मो को इशारा करते हुए कहते हैं, अब हम लोग और भी ज्यादा डिले नहीं कर सकते, आपको ये सर्जरी अभी ऑपरेट करनी होगी जिससे पहले इसको कुछ हो जाए। पर टाई ज़ेंग ये कंडीशन देखकर और भी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में सोचता है कि यंग मिलिट्री के डायरेक्टर चीफ भी इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते कि वो जाओ क्विन की सर्जरी को सक्सेसफुल कर सकते हैं। पर मो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, अगर यहाँ पर जाओ क्विन को कुछ भी हो जाता है तो उसके ग्रैंडपा मो को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अब सीन 1 घंटे बाद का होता है जहाँ पर मो अपनी पावर से जाओ क्विन की बॉडी का एनालिसिस ले रहा था, जहाँ पर थोड़ी देर कंसंट्रेशन करने के बाद मो को ये समझ में आ जाता है कि जाओ क्विन की बॉडी के अंदर अभी भी कुछ बुलेट पार्ट बाकी हैं और जिनके मिलने के बाद मो सोचता है डायरेक्टर सन ने केवल उस बुलेट को निकाला है पर उसके कुछ पार्ट्स अभी भी इस बॉडी के अंदर रह गए हैं जो इसके हार्ट के बहुत ज्यादा करीब हैं और उसकी वजह से ही इसको नुकसान हो रहा है। पर मैं एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल कर इसकी सर्जरी कर सकता हूँ जिससे ये छोटे छोटे पीसेस बड़े ही आसानी से निकल सकते हैं। और रूम के बाहर खड़े हुए ग्रैंडपा जाओ बड़ी टेंशन में होते हैं और बोलते हैं, 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया है पर आखिर ऑपरेशन थिएटर से कोई भी आवाज क्यों नहीं आ रही। डायरेक्टर सन भी इस चीज से थोड़ी सी टेंशन में आ जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, ये सर्जरी सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड है, एक नॉर्मल इंसान के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इसको पूरा कर सके। पर टाओ ज़ेंग मो के इतने ज्यादा लेट होने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है, 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, मुझे लगता है कि मो अब तक तो फेल हो चुका होगा, बस थोड़ी देर बाद जैसे ही मो बाहर निकलेगा तो मैं पूरे में ये रूमर फैला दूंगा जिसकी वजह से मो की रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो जाएगी और फिर मैं ये देखना चाहूंगा कि हुआ सिटी मो का क्या हाल करती है। फिर थोड़ी ही देर में मो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और ये देख कर ग्रैंडपा जाओ मो से पूछते हैं कि आखिर सर्जरी कैसी चल रही है। ये सुनकर टाओ ज़ेंग चिल्लाकर कहता है, क्या कहा, अभी पूरी नहीं हुई है, तुम 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम फेल हो चुके हो। मो को उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आता है और ग्रैंडपा जाओ भी टेंशन में आ जाते हैं, जिनकी टेंशन को शांत करने के लिए मो उनसे कहता है, पर मो उनकी टेंशन को शांत करने के लिए जाओ टाइजू से कहता है कि मेरे लिए नीडल्स लेकर आओ। जाओ टाइजू मो के लिए एक्यूपंक्चर नीडल्स लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद मो वहीं बाहर खड़ा होकर एक्यूपंक्चर नीडल्स का वेट करने लगता है और टाओ ज़ेंग मो को वहाँ पर ऐसे ही खड़ा हुआ देखकर सोचता है, मो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से बस निकलने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद डायरेक्टर सन मो के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, मैंने कभी भी सर्जरी के बीच में किसी को एक्यूपंक्चर करते हुए नहीं देखा। तो मो उनसे कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद जाओ टियानजू वहाँ पर नीडल्स लेकर आ जाता है और मो नीडल्स को देखकर कहता है कि ये बिल्कुल सही है, पर डायरेक्टर सन को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो मो से कहते हैं कि मैंने कभी भी नीडल से कोई भी सर्जरी होते हुए नहीं देखी, इसलिए क्या मैं आपके साथ अंदर चलकर बस देख सकता हूँ। तो मो डायरेक्टर सन को भी अंदर ले जाता है और ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती फिर से जलने लगती है। जाओ टाइजू ये देखकर अपने ग्रैंडपा से बोलता है, ग्रैंड
ग्रैंडपा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सर्जरी जरूर सक्सेसफुल होगी। पर टाओजेंग ग्रैंडपा जू से बोलता है कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको कोई भी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। ईस्टर्न मेडिकल और ट्रेडिशनल मेडिकल दोनों ही अलग अलग हैं और मो ने कभी भी इस तरीके की कोई भी सर्जरी नहीं करी है, इसलिए मुझे डर है कि जाओ को इनको कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर ग्रैंडपा जाओ और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। पर जाओ टियांजू टाओजेंग को टोकते हुए बोलता है अभी ये सर्जरी पूरी नहीं हुई है और रिजल्ट हमारे सामने नहीं है, इसलिए प्लीज ऐसी बातें करना बंद करो। और वैसे भी मेरा भाई इतने आसानी से मरने वालों में से नहीं है। फिर सीन ऑपरेशन थिएटर के अंदर का होता है जहाँ पर मो डायरेक्टर सन से बोलता है मैं शुरू करने वाला हूँ, जिसके बाद मो अपने एक्यूपंक्चर से उसकी सर्जरी करना चालू कर देता है। और डायरेक्टर सन मो की स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो भी ये देखकर समझ जाते हैं कि मो यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिकल को इस्तेमाल कर रहा है। फिर सीन 20 मिनट बाद का होता है जहाँ पर वो दोनों ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और डायरेक्टर सन मुस्कुराते हुए उन लोगों को बताते हैं कि सर्जरी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है, बुलेट के सभी पार्ट्स निकल चुके हैं और जाओ को इन पूरे जैसे खतरे से बाहर है। ग्रैंडपा जाओ और जाओ टियांजू ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर यहाँ पर टाओगेंग के पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है और वो इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान होता है और मो ग्रैंडपा जाओ को आगे बताता है कि जाओ को इनको बस केवल आराम की जरूरत है। कुछ समय अच्छे से आराम करने के बाद वो फिर से मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपने मिशन को पूरा कर सकता है। ग्रैंडपा जाओ मो का काम देखकर सच में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं मेरी जाओ फैमिली कभी भी तुम्हारा ये कर्ज नहीं चुका सकती, मैं अपनी पूरी जिंदगी भर तुम्हारे इस चीज का एहसानमंद रहूंगा। पर टाओगेंग ये देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो डायरेक्टर सन उससे कहते हैं आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, क्या नामुमकिन है? तो टाओजेंग उनसे पूछता है जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी सर्जरी नहीं की हो वो आखिर इतने आसानी से इतनी ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरी कैसे कर सकता है। मुझे तो शक है कि मो ने डायरेक्टर सन की हेल्प ली होगी जिसकी वजह से ये सर्जरी सक्सेसफुल हो पाई है। डायरेक्टर सन टाओजेंग की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं अपनी बकवास करना बंद करो, क्या तुम अपने कॉमरेड को इस तरीके से जिंदा देखकर जरा से भी खुश नहीं हो? और मैं संसू हुआ इस चीज की कसम खाकर कहता हूँ कि ये सर्जरी मिस्टर मो ने खुद से ही की है, मैंने इस चीज में उनकी कोई भी मदद नहीं करी और वैसे भी उनके एक्यूपंक्चर स्किल्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, उनसे मैं अपने आप को कंपेयर कर भी नहीं सकता। और अगर तुमने मिस्टर मो को एक बार और ऑफेंड करने की कोशिश करी तो मैं मिलिट्री की यंग डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। ये बात सुनकर टाओजेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मो को देखकर बस भड़कता रहता है पर वो उससे कुछ भी नहीं कह पाता। और डायरेक्टर सन मो की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें यंग यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर बुलाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम वहाँ के सबसे छोटे प्रोफेसर रहोगे। और मो डायरेक्टर सन की इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही अपने मन में सोचता है वैसे भी मुझे यंग सिटी जल्दी ही जाना है तो ये पोजीशन मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। और अब सीन हुआ यूनिवर्सिटी पर आ जाता है जहाँ पर मो कैंपस में घूमता हुआ अपने मन में सोचता है डायरेक्टर सन ने भी मुझे सही समय पर इनवाइट किया है, इसलिए मुझे ध्यान से यंग सिटी जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। पर तभी वहाँ पर चैनवा आकर मो का रास्ता रोक लेती है और मो से कहती है मो क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? मो चैनवा को देखकर उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ? तो चैनवा थोड़े से शर्माते हुए मो से कहती है असल में ऐसा कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। फिर सीन उसी रात यूनिवर्सिटी का होता है जहाँ पर चैनवा मो का हाथ पकड़कर उससे कहती है मेरे साथ जिम में चलो। मो जिम का सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है पर साथ ही अपने मन में लड्डू फोड़ते हुए सोचता है पिछली रात जिम पूरी तरह से खाली था, मुझे ऐसा लगता है कि चैनवा मेरे साथ वो सब करना चाहती है। जो सब सोचकर मो मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होता है। पर तभी अचानक चैनवा मो को एक कोने में ले जाकर उससे कहती है हाँ ये जगह ठीक है। फिर मो चैनवा से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? पर साथ ही वो शर्माते हुए अपने मन में सोचता है अगर चैनवा ने मुझसे यहाँ पर ये कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और अगर मैंने इसे हाँ कर दिया तो क्या होगा, और जब ये बात वो तीनों को पता चलेगी तो वो तीनों मुझे मार कर कच्चा चबा जाएंगी। जो सोचकर मो थोड़ा सा घबरा जाता है और चैनवा मो को इस तरीके से देखकर मो से कहती है मो आखिर तुम थोड़े से घबराए हुए क्यों हो? तो हमारा डरा हुआ मो उससे कहता है नहीं कुछ नहीं। ये देखकर चैनवा हंसते हुए मो से कहती है भले तुम किसी भी स्ट्रॉन्ग एनिमी से कभी भी नहीं डरते पर लड़कियों के सामने तुम्हें शर्म आ जाती है। तो मो उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, असल में मेरा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है इसलिए मुझे इसी की चिंता हो रही है। जिसके बाद चैनवा मो से कहती है असल में मैं तुमसे ये बात करना चाहती थी, असल में मैं यंग सिटी जाकर शेंगजिन यूनिवर्सिटी में पढ़कर वहाँ की मास्टर डिग्री लेना चाहती हूँ। ये सुनकर मो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर से अपने मन में सोचता है मैंने इस बार भी इसे गलत समझ लिया। और मो के इस रिएक्शन को देखकर चैनवा गुस्सा हो जाती है और मो से कहती है आखिर तुम इस तरीके के रिएक्शन क्यों
दे रहे हो। मुझे पता है कि वहाँ का एंट्री एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड होता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगी? पर मो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, पर चैनवा उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है, मुझे लगा ही था कि मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना ही नहीं चाहिए। मुझे पता है कि यंग यूनिवर्सिटी के एंट्री एग्जाम बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, पर मैं वहाँ जाकर वो डिग्री लेना चाहती हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तुमसे बहुत दूर जाती जा रही हूँ। उस दिन साउथ ब्रिज की वो फाइट को मैंने भी देखा था, मैं भी वहीं पर थी। सभी लोग तुमसे कह रहे थे कि तुम लॉक्सी सिटी के हीरो हो। ये सुनकर मो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, तो क्या चैनवा ये सब मेरी वजह से कर रही है? मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मो ये सुनकर खुश हो जाता है और शर्माते हुए चैनवा से कहता है, सच में तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। चैनवा, हम लोग यंग सिटी में जरूर मिलेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन कुछ दिन बाद हुआ यूनिवर्सिटी के टीचर्स ऑफिस का होता है, जहाँ पर दो टीचर्स आपस में आने वाले न्यू टीचर्स के बारे में बात कर रहे थे और इस साल के न्यू फ्रेशर्स को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। पर तभी मो अंदर एंट्री लेता है, जिनको देखकर वो टीचर्स उससे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। पर तभी मो उनको अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए कहता है, आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मेरे मार्क्स बढ़वाने के लिए नहीं आया। वो टीचर भी मो को बैच देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो मो को उसका ऑफिस दिखाती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मो रेगुलर कई सारे काम कर रहा है और मो के ऑफिस के बाहर खड़े हुए दो टीचर्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जहाँ पर एक टीचर कहते हैं, क्या मो कोई स्टूडेंट नहीं है? सच में ये तो बहुत ज्यादा यंग है। तो दूसरा टीचर कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं शर्त लगाता हूँ कि कई सारी लड़कियां इस पर मरती होंगी और मैंने तो ये भी सुना है कि लिटरेचर डिपार्टमेंट की चैनवा भी मो के पीछे है। तभी मो उन दोनों को आवाज देते हुए कहता है कि मेरा काम पूरा हो गया। वो दोनों टीचर्स अंदर आकर मो की तारीफ करते हुए कहते हैं, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं, इसलिए अब हम लोग ये नोटिस लेकर यहाँ से चलते हैं। फिर वो टीचर्स नोटिस में लिखे हुए कुछ स्टूडेंट्स के नाम पढ़कर थोड़े से हैरान होते हैं। तो मो उन लोगों से पूछता है, क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? तो एक टीचर मो से कहते हैं, प्रोफेसर मो, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आप ली क्यूआन को चूज करेंगे। पर वो टीचर अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले मो उन्हें टोकते हुए कहता है, इस सब से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इस पोजीशन में हूँ कि मैं सभी लोगों को एक जैसा इक्वल ट्रीट कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ। वो टीचर्स भी मो की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और मो से कहते हैं, ठीक है, हम लोग इन्हें लेकर चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों टीचर्स नोटिस लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर एक टीचर कहते हैं, मो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर उसने ली जियांग के साथ उसको भी चूज करा है। तो दूसरे टीचर उससे पूछते हैं, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तो पहले टीचर उसे बताता है कि मैं ली मू बाई के बारे में बात कर रहा हूँ, लिटरेचर डिपार्टमेंट के हेड लियान का ग्रैंडसन, लिटरेचर जीनियस ली मू बाई। और मैंने तो उसके बारे में ये भी सुना है कि वो अब्रॉड में पढ़ते हुए भी चैनवा को परस्यू करने की कोशिश कर रहा था और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इस बार भी चैनवा की वजह से ही यहाँ पर आया है। ये सुनकर दूसरा टीचर खुसफुसाते हुए कहता है, तो इसका मतलब तो वो मो का राइवल हुआ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पर मो नोटिस बोर्ड को देखते हुए सभी लोगों के नाम पढ़ता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, उन लोगों ने सभी नोटिस को बड़े जल्दी लगा दिया और अब जैसे ही चैनवा ये देखेगी तो वो सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। पर तभी मो के पीछे जुयन आ जाती है और मो को सुनाते हुए कहती है, आखिर तुम इस बोर्ड को चेक क्यों कर रहे हो, इसके अंदर तुम्हारे डिपार्टमेंट की लिस्ट नहीं है। ये सुनकर मो उससे कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर तभी जुयन थोड़ी सी शर्माती हुई मो को रोकती है और उससे कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पर मो जुयन से गुस्से में कहता है, जल्दी बताओ, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो जुयन मो को बताती है कि आज रात यूनिवर्सिटी के अंदर एक पार्टी रखी गई है, जो एंट्रेंस एग्जाम को पास करने वाले स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए रखी गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। मो जुयन की बात सुनकर सोचता है, क्या एक पार्टी, मुझे पक्का पता है कि उसमें चैनवा भी आने वाली है और इसी वजह से मो जुयन को कहता है, ठीक है, तो चलो आज रात को मिलते हैं। फिर से शिफ्ट होकर रात में उस पार्टी पर आ जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग लीमू बाई के ग्रैंडपा को लीमू बाई के एग्जाम को क्रैक करने की वजह से उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि लीमू बाई की यूनिवर्सिटी में एंट्री करने की वजह से ये सच में उनकी फैमिली के लिए एक ऑनर की बात है। तो लियान हंसते हुए उन लोगों से कहते हैं, आप लोग तो सच में उसकी जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, पर सच में मेरा ग्रैंडसन लीमू बाई एक जीनियस है और मैं उसकी अपनी फैमिली में होने की वजह से अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ। जूलेन और जुयन भी आपस में खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और चैनवा वहाँ पर जुयन को देखकर उदास हो जाती है और अपने मन में सोचती है, जुयन ने भी एंट्री एग्जाम को बड़े आसानी से
क्रैक कर लिया। इसका मतलब अब उसका रिलेशन भी मो के साथ पहले से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पर तभी चेनवा के कंधे पर एक हाथ आता है जिससे वो थोड़ी सी घबरा जाती है। पर फिर मो आगे आकर चेनवा से पूछता है, क्या तुम एग्जाम को क्लियर करने के बाद खुश नहीं हो? चेनवा मो से कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। पर उन दोनों की बातें जुयन सुन रही थी और मो को वहाँ से जाता हुआ देखकर जुयन गुस्से में मो को देखती है। जिसके बाद सीन रूफटॉप पर चांदनी रात का आ जाता है, जहाँ पर मो और चेनवा एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। और चेनवा मो से कहती है, मो असल में मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि मैं शैंकिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकती हूँ। पर साथ ही तो मो उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे। और मो चेनवा को अपने इतने ज्यादा करीब आता हुआ देखकर कहता है, सच में ये मेरे बहुत ज्यादा करीब है। और जैसे ही चेनवा मो को किस करने वाली होती है, पर तभी पूरे मूड को खराब करने के लिए ली मुबाई वहाँ पर आ जाता है और चेनवा का हाथ पकड़कर उसको खींच लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। जिसके बाद ली मुबाई मो से कहता है, आखिर तुम कौन हो और मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर चेनवा चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मो तुम इसकी बात मत सुनो। पर ली मुबाई मो को सुनाते हुए आगे कहता है, यहाँ पर सभी जानते हैं कि चेनवा वो लड़की है जिसको ली मुबाई परसुइंग करता है और जिस लड़की को मैं परस्यू करता हूँ वो मेरी हो जाती है। क्या इस चीज को लेकर तुम्हें कोई दिक्कत है? पर मो तो उसकी बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुमने एक बार भी चेनवा से पूछा? पर लीमू भाई तो मो की बात को इग्नोर करते हुए चेनवा को अपनी बाहों में और टाइट भर लेता है और उससे कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। चेनवा जैसी गरीब लड़की मेरे साथ शादी करने के लिए तो तुरंत हाँ कर देगी और एक स्टेप में बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगी, तो मुझे इससे पूछने की क्या जरूरत है? पर चेनवा तो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम बहुत बड़े कमीने हो, मुझे जल्दी से छोड़ दो। पर लीमू भाई फिर से मुंह से कहता है, देखो आज मेरा मूड सच में अच्छा है, इसलिए अगर तुम मुझसे यहाँ पर माफी मांग लेते हो और चेनवा से भी माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें इतने आसानी से यूनिवर्सिटी में जीने नहीं देने वाला। मो को उसकी बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आता है, पर वो उससे कहता है, मुझे इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है, पर क्या हम लोग पहले पार्टी के अंदर चल सकते हैं? उसके बाद मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। ये बात सुनकर लीमू भाई भी मुझसे बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा होशियार हो, और फिर वो चेनवा को पकड़कर अपने साथ नीचे ले जाने लगता है और मुझसे आगे कहता है कि मेरी बात कान खोलकर सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोगों के सामने मुझसे माफी मांगो। मो उससे कहता है, जरूर, पर सबसे पहले नीचे चलो। जिसके बाद सीन फिर से पार्टी पर आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग टेबल पर बैठकर खाने को एंजॉय कर रहे थे। लीमू भाई चेनवा को पकड़कर नीचे ले जा रहा था तो चेनवा लीमू भाई से कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं इस तरीके से किसी के भी सामने नहीं जाना चाहती। पर लीमू भाई उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, तुम्हें सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, मो आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाने वाला हूँ, अगर तुमने कभी भी मेरे बारे में सुना होता तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत भी नहीं करते। मो को नीचे आता हुआ देखकर सभी लोग मो को पहचान लेते हैं और मो सभी लोगों के सामने खड़ा होकर लीमू भाई से कहता है, लीमू भाई मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि तुम अब्रॉड में पढ़ रहे थे तो मुझे यहाँ पर बेवकूफों की तरह तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं घूमना चाहिए था। सभी लोग मो के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर लीमू भाई कौन है और मो उससे आखिर माफी क्यों मांग रहा है। लिटरेचर डिपार्टमेंट के हेड लियान भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। और चेनवा भी वहीं पर खड़ी होकर अपने मन में सोचती है, ना जाने ऐसा क्यों है, पर मैं मो की कोई भी बात सुन लूं सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और सभी लोग लियान से इसके बारे में पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, और लियान भी हैरानी के साथ मुंह से कहता है कि आप आखिर यहाँ पर मुलेन से माफी क्यों मांग रहे हैं। पर तभी लीमू भाई आगे आकर मुंह से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें ये सॉरी थोड़ी और तेज बोलना चाहिए। पर तभी लीमू भाई के चेहरे पर उसके ग्रैंडपा एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं, तुम सच में एक बहुत बड़े कमीने हो। लीमू भाई अपने चेहरे को पकड़े हुए ग्रैंडपा से पूछता है कि आखिर आपने मुझे क्यों मारा। लियान उसको चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हें ये किसने सिखा दिया कि तुम यहाँ पर मिस्टर मो को इस तरीके से बेइज्जत कर सकते हो और सभी लोगों के सामने उनसे माफी मंगवा सकते हो। तो लीबू भाई अपने ग्रैंडपा से बोलता है, मो वही है, जब मैं बाहर जाकर पढ़ रहा था तो वो मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की कोशिश कर रहा था। पर चेनवा चिल्लाते हुए लीबू भाई से कहती है, मैंने तुमसे कह दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, इसलिए तुम अब ये सब कहना बंद करो। और फिर लियन अपने ग्रैंडसन को बताना चालू करते हैं कि मो कौन है। असल में मिस्टर मो यहाँ के 2 डिपार्टमेंट के एग्जामिनर हैं, उनके तुम्हें स्लॉट देने की वजह से ही तुम यहाँ पर यंग सिटी की यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री कर पाए हो। तुम सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम्हें यहाँ पर ऐसा लगता
लगता है कि तुम यहाँ पर ये एंट्री एग्जाम तुम्हारे खुद के बलबूते पर पास कर पाए हो। अगर मिस्टर मो तुम्हें यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाते। लीमू बाई अपने ग्रैंडपा की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या मिस्टर मो की वजह से ही मुझे लिस्ट में नाम दिया गया था? मुझे इस चीज पे जरा सा भी भरोसा नहीं होता अगर ग्रैंडपा मुझसे ये सब नहीं कहते तो। और तभी लियान मो के सामने झुक कर कहते हैं, मिस्टर मो ये सारी गलती मेरी है कि मैंने अपने ग्रैंडसन को कुछ भी नहीं सिखाया, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। लीमू बाई अपने ग्रैंडपा को इस तरीके से मो के सामने झुकता हुआ देखकर सच में बहुत ज्यादा हैरान होता है और मो लीमू बाई से बोलता है, क्या तुम अभी भी मुझसे माफी मंगवाना चाहते हो? पर अब लीमू बाई काफी ज्यादा डर चुका था और वो मो से कहता है, नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करवाना। जिसके बाद मो चैनवा को लेकर वहाँ से जाने लगता है और लियान अपने ग्रैंडसन को बताते हैं, लीमू बाई सच में तुम्हारे लिए ये किस्मत की बात है कि वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। उसे खुद यहाँ पर यंग यंग मिलिट्री के डिस्ट्रिक्ट ने प्रोफेसर के लिए इन्वाइट किया है। मो वो इंसान नहीं है जिसको ली फैमिली प्रोवोक करना अफोर्ड कर सके, इसलिए तुम कभी भी मिस्टर मो से यंग यंग सिटी की यूनिवर्सिटी में जाकर पंगा लेने की कोशिश मत करना। अब चैनवा और मो वहाँ से निकलकर एक पार्क में आके बैठ जाते हैं, जहाँ पर बैठी हुई चैनवा मो से कहती है, हम लोग जल्द ही यंग यंग सिटी जाने वाले हैं और मैं वहाँ पर अपना बेस्ट दूंगी जिससे मैं तुम्हारी एक साइड बनी रहूं। तो मो उससे कहता है, ठीक है, मैं उस दिन तक का वेट करूंगा कि जब तुम बड़ी होकर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगी। जो सुनकर चैनवा भी थोड़ी सी शर्मा जाती है। फिर सीन यंग यंग सिटी के शेंगयंग यूनिवर्सिटी का होता है, जहाँ पर लीमू बाई और चैनवा दोनों ही एक साथ एंट्री लेने के लिए आए हुए थे। वो दोनों ही इस यूनिवर्सिटी में आकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर सीन वही बैठे स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट यू येन पर आ जाता है, जो टेबल पर बैठा हुआ बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और वो अपने साथी से कहता है, यहाँ पर सच में कितने सारे नए लोग हैं पर कोई भी मेरा टेंशन नहीं ले पाया, सच में मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। तो वो लड़का यू येन को हवा करते हुए कहता है कि आज तुमने बहुत ज्यादा मुश्किल काम किया है। पर तभी वहाँ पर लीमू बाई और चैनवा आ जाते हैं और लीमू बाई उससे पूछता है कि आखिर हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करवा सकते हैं। तो वो लड़का भी शर्माते हुए यू येन से बोलता है, भाई देखो लगता है कि ये तुम्हारे टाइप का है। यू येन लीमू बाई को देखते ही चैनवा को धक्का देकर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और लीमू बाई को ये समझ में नहीं आता कि आखिर इसे क्या हो गया। लीमू बाई यू येन को देखकर थोड़ा ऑकवर्ड होने लगता है और यू येन थोड़ा सा सोचने के बाद लीमू बाई से कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोग शेंगजिंग यूनिवर्सिटी में पहली बार आए हो, तो क्या तुम ये चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब ये था, तो चलो मैं तुम्हें स्कूल के आसपास की जगह दिखा देता हूँ। जिसके बाद यू येन लीमू बाई का हाथ पकड़कर उससे कहता है, चलो मेरे साथ चलो, मैं कई सारे लोगों से मिलता हूँ इसलिए तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, उसके बाद हम लोग यंग सिटी घूमने चलेंगे। और लीमू बाई एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने मन में सोचता है, अरे यार मैं कहाँ फंस गया, आखिर ये इंसान कौन है। यूं ये लीमू बाई का हाथ पकड़े हुए उससे कहता है, तुम्हें ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी ब्यूटी को देखकर तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। चलो इसके बाद हम लोग डेट पर चलेंगे, या तुम कुछ और करना चाहते हो? यानी आप समझ रहे हो ना कि यूएन यहाँ पर लीमू बाई के साथ क्या करना चाहता है। ये बात सुनकर तो चैनवा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और लीमू बाई भी यूएन को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे सब की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इतना सब बोलने के लिए ही शुक्रिया। पर यूएन उसकी जरा सी भी बात नहीं मानता और उसको खींचते हुए कहता है, तो चलो सबसे पहले हम कुछ खाने के लिए चलते हैं, उसके बाद हम घूमने के लिए चलेंगे। पर लीमू बाई मना करता जाता है और चैनवा से कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। पर चैनवा भी चिल्लाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं, तुम तो शुरू से ही अजीब से हो। पर तभी वहाँ पर चैनवा की आवाज सुनकर मो आ जाता है और चैनवा से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तो चैनवा वहाँ पर मो को देखकर उसको लीमू बाई के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर सामने यूं ही लीमू बाई के साथ फ्लर्ट कर रहा था और साथ ही उसे हरेस करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ यूएन लीमू बाई से कहता है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। और ये सब देखकर मो की क्या हालत होती है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। लीमू बाई भी मो को वहाँ पर देखकर मो को चिल्लाते हुए कहता है, मो प्लीज मेरी मदद करो, अगर तुमने मेरी मदद करी तो मैं लीमू बाई हमेशा तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, प्लीज मेरी मदद करो। पर मो सामने की तरफ देखता है कि यूएन लीमू बाई से चिपका हुआ था। मो उससे कहता है, ठीक है, और साथ ही अपने मन में सोचता है, मैं बस तुम्हारी मदद यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडपा की रेपुटेशन की वजह से कर रहा हूँ। पर यूएन मो से कहता है, लड़के तुम्हें दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वैसे भी इसको ढूंढने में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मो यूएन से बोलता है, मुझे भी ये सब करने में शर्म आ रही है, पर मुझे ये सब तो करना ही होगा। तो यूएन के साथ खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए मो से कहते हैं, आखिर तुम कौन हो
तुम्हारी वाइस प्रेसिडेंट को प्रोवोक करने की हिम्मत भी कैसे हुई? अब स्मार्ट बनना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। चैनवा भी थोड़ी सी घबराई हुई मुंह से कहती है, मुझे लगता है कि ये जगह हमारी जानी पहचानी नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर मो यूयन से कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम लोग क्या कर लोगे? तो यूयन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है, ये अकेला है, सभी लोग इसको मारना चालू करो। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है, यूयन अब बहुत हुआ। जो सुनकर यूयन गाली देते हुए कहता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया? पर तभी वो पीछे देखता है कि स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट पीछे खड़ा हुआ है। मो प्रेसिडेंट का नाम सुनकर अपने मन में सोचता है, तो शायद ये ही स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट का नाम जियाकी है और ये यंगिंग सिटी के जिया फैमिली का यंग मास्टर भी है। जियाकी वहाँ पर आते ही गुस्से में यूयन से कहता है, मुझे लगता है कि तुम इस नए लड़के को देखकर कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हो। तो यूयन डरा हुआ जियाकी से बोलता है, प्रेसिडेंट, ये लड़का ही सबसे पहले मुझे आकर सेड्यूस कर रहा था। इस लड़के ने ही सबसे पहले आकर मुझे आंख मारी थी। पर लीमूबाई उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा दंग हो जाता है और कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जियाकी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यूकी से बोलता है, अब बहाने बनाना बंद करो, ये सच में बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है, जल्दी से इससे माफी मांगो। पर यूयन को समझ में नहीं आता कि वो उससे माफी कैसे मांगे। पर तभी जियाकी खुद अपने घुटनों पर आ जाता है और लीमूबाई के हाथ को किस करते हुए उससे कहता है कि ये सारी गलती मेरी है, मैंने इसको ठीक से नहीं देखा, इसलिए मैं मेरे वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। पर यहाँ पर ये सीन देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा ठरकी तो ये प्रेसिडेंट है। पर लीमूबाई ये देखकर सोचता है कि ये यंगिंग सिटी का मैन होने के लायक है। और चैनवा को भी ऐसा लगता है कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा पोलाइट है और मो को भी यही लगता है कि ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है। यूयन भी रोते हुए लीमूबाई से बोलता है, इस सब गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, प्रेसिडेंट जियाकी के कंपैरिजन में मैं तो सच में एक बहुत बड़ा कमीना हूँ। और मो भी ये देखकर यूयन से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट का चेहरा देखकर तुम्हें माफ कर देता हूँ। जिसके बाद मो चैनवा और लीमूबाई को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जियाकी उन लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए उन लोगों को गुड लक बोलता है। पर उन लोगों के वहाँ से जाते ही यूयन गुस्से में कहता है, जरा उस एरोगेंट बेवकूफ को तो देखो, उसे ऐसा लगता है कि वो मुझे माफ कर यहाँ से चला गया, पर मैं बाद में इस चीज का बदला उससे जरूर लूंगा। तो जियाकी उससे कहता है, तुम सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम वो सब भूल गए जो मैंने तुम्हें पहले बताया था? फिर जियाकी एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, हम लोग ये चीज को तब सॉल्व करेंगे जब वहाँ पर कोई भी ना हो, इसलिए अभी स्टूडेंट यूनियन की रेपुटेशन को इस तरीके से बर्बाद करना बंद करो। जो बोलकर जियाकी वहाँ से चला जाता है और यूयन कहता है, ठीक है प्रेसिडेंट, मैं आपकी बात समझ गया। जिसके बाद सीन डॉर्मेट्री के बाहर का होता है, जहाँ पर चैनवा उसके लगेज ऊपर रखवाने के लिए मो का शुक्रिया करती है। तो मो चैनवा से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं बस यहाँ पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। रिपोर्ट का सुनकर चैनवा अपने मन में सोचती है, ऐसा तो नहीं कि मो ने ही यहाँ पर मुझे और लीमूबाई को भेजा है, मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। जिसके बाद मो पूरी यूनिवर्सिटी में घूमते हुए मेडिकल डिपार्टमेंट को ढूंढने लगता है, पर उसे पूरे में ढूंढने के बाद भी मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं मिलता। पर तभी एक टीचर मो को आवाज देते हुए कहते हैं, क्या तुम मेडिकल डिपार्टमेंट को ढूंढ रहे हो? चलो मेरे साथ चलो। मो उनसे पूछता है कि आखिर आप कौन हैं? तो वो टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताते हैं कि मैं यंग मेडिकल डिपार्टमेंट का एक स्पेशल प्रोफेसर हूँ और मेरा नाम फेंग जिन क्यूआओ है। मो जी क्यूआओ को हेलो करता है और जी क्यूआओ मो को देखकर अपने मन में सोचता है, मैंने कभी भी इस लड़के को पहले यहाँ पर नहीं देखा, ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। पर ये लड़का जल्दी ही मुझसे प्रोफेसर बोलने लगेगा, क्योंकि यंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के संसू हुआओ ने मुझे पहले ही एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि जिससे मैं यहाँ पर एक प्रोफेसर के तौर पर काम करूँ। जिसके बाद जिन क्यूआओ मो से पूछता है, आखिर तुम मेडिकल डिपार्टमेंट क्यों ढूंढ रहे हो? तो मो उन्हें बताता है कि मेरा नाम मो है और मैं ऑफिस ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। जिन क्यूआओ ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए मो से कहता है, आखिर तुम्हारे जैसे एक छोटा सा लड़का मेडिकल डिपार्टमेंट का प्रोफेसर कैसे बन सकता है? तो मो उससे पूछता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा छोटा हूँ? पर फेंग जियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में सोचता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या मेडिकल डिपार्टमेंट के वैल्यूज बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं और यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को इन्हें मेरा असिस्टेंट बनाने के लिए भेज दिया? क्या इन लोगों को मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? फिर जिन क्यूआओ मो से बोलता है, लड़के, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि सबसे पहले कुछ ऐसा करो जिससे तुम यहाँ तक पहुँच सको। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तो सबसे पहले ये सब करना बंद कर दो। फिर जिन क्यूआओ गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और
मो ये देखकर कहता है आखिर ये इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्या इसको मेरे इतने ज्यादा छोटे होने की वजह से मुझसे जलन हो रही है। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।